नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा सामान्य विज्ञान का आज का टॉपिक है भौतिकी। भौतिकी में हम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित लगभग 20 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पास क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाने वाले बल का मान, यहाँ पास मान है, बल का मान F1 है एवं वस्तु को गतिशील बनाए रखने हेतु आवश्यक बल का मान F2 है, तब कंडीशन दिया है क्या F1 लेस देन F2 होगा, या फिर F2 लेस देन F1 होगा, या फिर F2 इज इक्वल टू F1 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें क्या होगा, F2 लेस देन F1 होगा। इसका मतलब जब हम किसी स्थिर वस्तु को गतिशील अवस्था में लाते हैं तो हमें अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि गतिशील वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए कम बल का आवश्यकता होता है, कम बल की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पास। अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं तथा कक्षाओं के एक फोकस पर है, ठीक है, एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। यह केपलर का कौन सा नियम है? ऑप्शन है पहला, दूसरा या फिर तीसरा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह केपलर का पहला नियम है। इसका मतलब है कि इस प्रकार से कोई दीर्घवृत्ताकार कक्षा है जिस पर कोई भी ग्रह क्या करता है, चक्कर लगाता है, और इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर हमेशा सूर्य स्थित होता है। इसका मतलब या तो सूर्य इस बिंदु पर होगा या तो इस बिंदु पर होगा। इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य गति कर रहा है, गति क्या करेगा, ग्रह ही करेगा। लेकिन मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी के लिए इस फोकस पर है, तो किसी और ग्रह के लिए मान लीजिए ये दूसरे फोकस पर भी हो सकता है। इसके अलावा अब इसमें जो दूसरा नियम दिया गया है इसको भी समझिए। दूसरा नियम क्या है कि इसके द्वारा समान क्षेत्रफल समान समय में तय किया जाता है। समान क्षेत्रफल समान समय में तय किया जाता है। कैसे कि ग्रह यदि यहाँ पास है, मान लीजिए यहाँ से अपना परिक्रमण शुरू करती है तो यहाँ तक पहुँची, मान लीजिए कोई भी ग्रह यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है, सूर्य है। तो इसके बीच का जो ये क्षेत्रफल होगा किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कैसे? अगर इस बिंदु से इस बिंदु में पहुँचने को मान लीजिए 1 घंटा का समय लगता है, और यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुँचने में 1 घंटा समय लगता है। समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल को तय करता है कोई भी ग्रह। ये दूसरा नियम हो गया। इसके अलावा तीसरा नियम क्या है कि इसी दीर्घवृत्ताकार कक्ष में जब कोई ग्रह दूरी तय करता है, ठीक है, जब कोई ग्रह अपनी परिक्रमण करता है इस फोकस पर, मान लीजिए सूर्य है, तो क्या होता है कि उसका जो परिक्रमण काल है, या अर्थात पूरा एक चक्कर लगाने में समय है, पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसे परिक्रमण काल बोलेंगे। तो उस परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल को मान लीजिए हमने किससे दर्शाया, टी से दर्शाया, तो टी का वर्ग इस मुख्य अक्ष पर स्थित दीर्घ अक्ष के, इसे हम दीर्घ अक्ष बोलेंगे, जबकि ऊपर से नीचे जो ये लाइन आएगी इसे हम लघु अक्ष बोलेंगे। तो अर्ध दीर्घ अक्ष के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी के, इसे यदि r माने तो इसके समानुपाती होगा, लेकिन r के त्रिघात के। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि परिक्रमण काल का वर्ग किसी दीर्घवृत्त कक्षा के दीर्घ अक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष के बराबर, अर्ध दीर्घ अक्ष के त्रिघात के बराबर होता है, या फिर समानुपाती होता है। यहाँ पास क्या होगा, समानुपाती। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जहाँ से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, भार है यहाँ पास, कार्य करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है भार केंद्र, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्व केंद्र, या फिर गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्व केंद्र। इस बिंदु पर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये इस प्रकार से, यहाँ पास क्या है, इसका गुरुत्व केंद्र है, ठीक है, ये गुरुत्व केंद्र ही बिंदु है। इस पर ठीक उतना ही बिंदु परिमाण ऊपर की ओर लगता है बल, जितना कि इस पर नीचे की ओर धरती से गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है। तो ये क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। ये केवल संतुलन की अवस्था में ऐसा होता है, अर्थात स्थिर अवस्था में ऐसा होता है। इसका उदाहरण क्या है, पीसा की झुकी हुई मीनार। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल
उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, ऑप्शन है समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बराबर होता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानुपाती होता है। ठीक है, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई दो कण है, ठीक है, कोई भी दो पिंड हैं, इनके बीच इनका द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, इसका m2 है, तो इनके बीच जो आकर्षण बल है, इनके बीच जो आकर्षण बल लगने वाला है, इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये जो बल है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, जबकि ये जो बीच की दूरी है r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r। इसका मतलब आपका लास्ट इक्वेशन क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r², ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वास्तविक दूरी से 2 गुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान का कितना हो जाएगा। ऑप्शन है 2 गुना, या फिर आधा होता, या फिर 1/3 हो जाएगा, या फिर 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अभी हमने देखा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r है, तो इसका मतलब आकर्षण बल क्या हो जाएगा इससे, क्योंकि द्रव्यमान तो अपरिवर्तित है, दोनों का द्रव्यमान तो वही रहेगा, सूर्य का भी और पृथ्वी का भी। लेकिन यहाँ पास देखिए बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इस दूरी को ये और डिवाइड कर देगा। देखिए यहाँ पास अगर दूरी यहाँ पास मान लेते हैं पहले 1 था, लेकिन अब दूरी 2 इकाई हो गई है, दूरी 2 इकाई होने से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब अब जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो 1/4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पास 6.7 सब में है, 6.67, 10⁻11 है, 12, 9। तो यहाँ पास ये सभी गलत हो जाएंगे क्योंकि ये नहीं होता है। यहाँ पास होता क्या है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है 6.67 गुणा 10 की घात यहाँ पास -11 हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही हो तो वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है। ऑप्शन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण, या फिर गुरुत्वीय त्वरण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि यहाँ पास ध्यान देना है आपको कि वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हमने पढ़ा है कि वेग में, पिछले वीडियो में हमने देखा कि वेग में यदि परिवर्तन होता है तो उसके परिवर्तन की दर मतलब वेग बटा समय क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पास गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय वेग में जब परिवर्तन होगा तो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पास। इसके बाद देखिए, यदि वायु की उपस्थिति में, ध्यान देंगे, वायु की उपस्थिति में अगर अलग अलग भार के 2 वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराया जाए तब कौन सी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। ऑप्शन है भारी वस्तु, हल्की वस्तु, या फिर दोनों एक साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले पहुंचेगी भारी वस्तु। क्यों, क्योंकि देखो अगर निर्वात की अवस्था है, ठीक है, अगर क्या है निर्वात की अवस्था है, या फिर एक क्या है आदर्श अवस्था है, ठीक। आदर्श अवस्था में क्या होगा, आदर्श अवस्था में होता है कि कोई अधिक भार की वस्तु है और कोई कम भार की वस्तु है, दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पास क्या है, वायु की उपस्थिति है, तो वायु की उपस्थिति के कारण इसे भारी वस्तु पहले गिरेगी, जबकि हल्की वस्तु बाद में गिरेगी। तो पहले कौन सी वस्तु पहुंचेगी, भारी वस्तु। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, या फिर परिवर्तित नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके ऑप्शन है जड़त्व की माप होता है, या फिर उस पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल की माप होता है, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान की बात की जाए तो जड़त्व की माप होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, इसलिए यह यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और द्रव्यमान के बारे में एक चीज़ और, इसे एम से प्रदर्शित करेंगे और ये कभी भी नहीं बदलता। किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि जितना पृथ्वी पर है उतना ही अंतरिक्ष पर होगा, उतना ही चंद्रमा पर होगा और उतना ही हर स्थान पर होगा। लेकिन उस पर यदि किसी ग्रह द्वारा आरोपित बल है, जैसे पृथ्वी द्वारा आरोपित बल क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। पृथ्वी द्वारा आरोपित बल भार कहलाएगा, और भार क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्यों? क्योंकि भार क्या है, वह आरोपित बल है जो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित होती है। इसका मतलब हम यहाँ पास यदि बल निकालते हैं तो बल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो त्वरण के लिए हम ए शो करते हैं, ए क्या है, सामान्य त्वरण है। लेकिन यहाँ पास गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाएगी तो जी शो करेंगे, यहाँ पास जी से शो करेंगे इसको। तो F = mg हो जाएगा। इसका मतलब ये F क्या है यहाँ पास, भार, तो भार को क्या लिखेंगे, W = mg हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास परिवर्तनीय होगा, क्योंकि इसका मान घटते बढ़ते रहता है, जी का मान स्थिर नहीं होता इसलिए, जबकि m तो स्थिर है। तो यहाँ पास ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है। पलायन वेग क्या होता है, वह न्यूनतम वेग जिससे फेंके जाने पर कोई वस्तु क्या करेगी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, या फिर ये मान लीजिए पृथ्वी है यहाँ पास, और ये पृथ्वी की वह सीमा है जिसे पार करने किए आपको करना है। तो वह न्यूनतम वेग जो कि गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को वस्तु को क्या करता है, बाहर भेज देता है। तो वह न्यूनतम वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए आवश्यक होता है क्या कहलाएगा, पलायन वेग। और पृथ्वी पर इसका मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सरल आवर्त गति के चरम बिंदु पर कण का त्वरण अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, अनंत होता है, या फिर शून्य होता है। सरल आवर्त गति में चरम बिंदु पर क्या होता है, कण का त्वरण अधिकतम होता है, लेकिन वेग और गतिज ऊर्जा ये दोनों क्या होंगे, शून्य होंगे। इसके अलावा प्रत्यानयन बल होता है, उसके कारण यहाँ पास त्वरण का मान अधिकतम होता है, और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पास अधिकतम होती है। ठीक है, यहाँ पास प्रत्यानयन बल के कारण त्वरण अधिक होता है और स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है। यहाँ पास देखिए, यदि कोई ये यहाँ पास रस्सी में कोई वस्तु बंधी हुई है, ये इस तरफ भी गति कर रही है, इस तरफ भी गति कर रही है, तो यहाँ पास क्या होगा, ये यहाँ पास चरम बिंदु है और ये मध्यमान बिंदु है, दो चरम बिंदु और एक मध्यमान बिंदु। तो वो चरम बिंदु पर यहाँ पास आप समझ सकते हैं कि यहाँ पास क्या होगा कि ये बॉल क्या होगा, यहाँ पास आके थोड़ी देर ठहरेगी, इसलिए यहाँ पास क्या होगा, त्वरण का मान अधिकतम होगा, वेग का मान 0 होगा, गतिज ऊर्जा का मान भी यहाँ पास 0 होगा, और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, सरल आवर्त गति के दौरान मध्यमान बिंदु पर कण का वेग, ऑप्शन है अधिकतम होगा, न्यूनतम होता है, अनंत होता है, या फिर शून्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ भी अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ पास वेग की बात की गई है, वेग पूछा गया है। तो मध्यमान बिंदु पर अर्थात यहाँ पास क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पास सर्वाधिक गति की अवस्था होगी उसकी, तो वेग अधिकतम होगा। इसके अलावा यहाँ पास त्वरण शून्य होगा, यहाँ पास प्रत्यानयन बल कार्य नहीं करेगा, इसलिए त्वरण शून्य होगा, और गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी। इसके साथ ही गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगा यहाँ पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी हुई स्थिति में झूला झूल रही है, उसके खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल, ऑप्शन है कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या फिर लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा।
तो देखिए प्रदोल आवर्तकाल यहाँ पास कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। प्रदोल आवर्तकाल कम होने का मतलब है कि झूला तेज़ी से गति करने लगेगा, तेज़ी से गति करने लगेगा। इसका कारण है यहाँ पास झूले की धुरी से उसके द्रव्यमान केंद्र की दूरी कम हो जाने के कारण। ये मान लीजिए झूला इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से है जब, तो यहाँ अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ था। अब यहाँ पास भार जो है यहाँ आ गया है, तो यहाँ पास से क्या हो जाएगा, इसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, आवर्तकाल कम होगा और ये तेज़ी से गति करने लगेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पेंडुलम घड़ियाँ। पेंडुलम घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शन है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, या फिर कुंडली में घर्षण होता है, या फिर पेंडुलम की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, या फिर पेंडुलम के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें पेंडुलम की लंबाई में वृद्धि होने के कारण होता है। अभी हमने यही स्थिति झूला के लिए देखा था, जब भार यहाँ स्थित था तब गति क्या थी, कम थी, गति यहाँ पास कम हो रही थी, इसका मतलब आवर्तकाल अधिक था। और यहाँ पास जब भार पहुँच गया तो क्या हुआ, यहाँ पास गति बढ़ गई और आवर्तकाल कम हो गया। तो यही काम यहाँ पास पेंडुलम में होगा। गर्मियों के समय में धातु का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होगा, इसका लंबाई में वृद्धि होने से क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक उपग्रह अपने कक्ष में स्थापित होने के बाद पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, किस बल के कारण। ऑप्शन है अपकेंद्रीय, केंद्राभिमुखी, गुरुत्वाकर्षण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्राभिमुखी बल। इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल बोलते हैं, अभिकेंद्र बल भी बोलते हैं। तो वृत्तीय मार्ग में जब भी केंद्र की ओर बल लगेगा तो वहाँ अभिकेंद्र बल होगा या फिर केंद्राभिमुखी बल होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का भार होता है, ऑप्शन है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान, या फिर विषुवत रेखा पर अधिकतम, या फिर डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पास हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अभी हमने देखा था जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो इस जी का मान बढ़ने के साथ साथ ही क्या होता है, मानव शरीर का भार भी बढ़ते जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि उस बल का मान क्या है, हमारा टोटल भार कितना होता है, एम जी। एम क्या है, द्रव्यमान, जी गुरुत्वीय त्वरण, मतलब पृथ्वी द्वारा आरोपित बल। तो एम तो स्थिर रहेगा, लेकिन जी का मान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पास गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने के साथ साथ शरीर का भार भी बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्रुवों पर अधिकतम है, इसका मतलब विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्वीय बल, या फिर पृष्ठ तनाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल, जिसके कारण बॉल पेन काम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तब, ऑप्शन है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, या फिर वस्तु का द्रव्यमान शून्य होगा, भार वही रहेगा, या वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या फिर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो अभी हमने देखा कि द्रव्यमान क्या है, स्थिर होता है, तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर यहाँ पास समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर MCQ करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।